हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भी मैथ पर। तो दोस्तों, हम लोग जो है क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 देखे थे, समुच्चय सेट जिसका नाम था, जो एनसीईआरटी के बुक से हम लोगों ने सीरीज चलाई है। तो उसमें 1.1 जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था। आज हम लोग 1.2 की तरफ चलेंगे और उससे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 1.1 का बेसिक नियम क्या है, बेसिक रूल क्या है, उस चीज़ को जानेंगे। उसके बाद हम आएंगे धीरे धीरे एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो आई होप आपको 1.1 जो एक्सरसाइज था वो पूरी तरीके से कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। और अगर आ चुका है तो आप लोग 1.1 को भी ध्यान से देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से एकदम सिंगल, बिल्कुल ही आसानी से उसको भी आप समझ लेंगे, इस चीज़ को भी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को और उसके कुछ क्वेश्चंस को। आराम से आज 1.2 को हम लोग समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखा है। क्या लिखे हैं? समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में हमने लिखा है, देखिए समुच्चय के प्रकार में पहला हमने लिखा है रिक्त समुच्चय। क्या लिखा है? रिक्त समुच्चय। उससे पहले एकल समुच्चय आता है, सिंगल्टन सेट आता है। तो एकल समुच्चय किसको कहते हैं इसको जान लीजिए। हमने बोर्ड पे लिखा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं इसका जिक्र जरूर है। तो सिंगल्टन सेट क्या होता है, यानी एकल समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या मात्र एक हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? एक हो, उसको क्या कहेंगे? सिंगल्टन सेट, यानी कि एकल समुच्चय कहेंगे। ठीक, उसके बाद हम आते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट। ठीक है, या आप कह सकते हैं इम्पटी सेट। इसी को नल सेट इंग्लिश में या इम्पटी सेट भी कह सकते हैं। तो देखिए, हमने लिखा क्या है रिक्त समुच्चय के बारे में। ऐसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहेंगे। देखिए, ऐसा समुच्चय, ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में इम्पटी सेट या नल सेट भी कहा जाता है। तो क्या लिखे? ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक, अच्छा इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? तो देखिए, और चिन्ह फाई से, या फिर ये मजला ब्रैकेट लगा करके उसमें कुछ लिखना नहीं है, से प्रदर्शित करते हैं। दो तरीके से, या तो आप सिर्फ फाई लिख दीजिए या मजला ब्रैकेट लगा दीजिए। वही आपका क्या होता है? रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल लिया हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि रिक्त समुच्चय कैसे होगा, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है? यक्स सच दैट एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है? यक्स सच दैट एक्स स्क्वायर। यक्स ऐसा है कि यक्स स्क्वायर बराबर 4। यक्स स्क्वायर बराबर 4। यक्स एक विषम संख्या है। मतलब आप कोई विषम संख्या लेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो आपको 4 प्राप्त होना चाहिए। क्या दुनिया में ऐसी कोई संख्या है जो विषम हो और उसका वर्ग करने पर हमको 4 मिले? ऐसा है तो सोच करके हमको भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सोचिए, क्या कोई दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक विषम संख्या है जिसका वर्ग आपका 4 आएगा? नहीं है। देखिए हमने क्या लिखा है कि यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर बराबर 4। यक्स एक विषम संख्या है। क्या हम किसी भी विषम संख्या वर्ग करके 4 प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो हमने यही लिखा है, यह एक रिक्त समुच्चय है। क्यों रिक्त समुच्चय है? क्योंकि ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग क्या होता हो? 4 होता हो। जब कोई अस्तित्व में ही नहीं है तो वो रिक्त समुच्चय होगा कि नहीं होगा? बताइए। क्या लिखा? क्योंकि ऐसी कोई भी विषम संख्या उपलब्ध ही नहीं है धरती पर जिसका वर्ग क्या हो? 4 हो। ठीक है, तो ये आपका इम्पटी सेट का एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको नोटिस करना है। ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मजले ब्रैकेट में सिर्फ 0 लिखा हुआ है तो एक रिक्त समुच्चय नहीं है यह। ऐसा मत समझिएगा कि 0 कोई अवयव ही नहीं है। और यहाँ रिक्त समुच्चय का डेफिनेशन ही लिखा है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो। तो अगर इस प्रकार से 0 लिखा है ना, तो आप ये मत समझिएगा कि भाई ये भी रिक्त समुच्चय है। नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, यह एकल समुच्चय है। इसका एक अवयव है, इस समुच्चय का एक अवयव है। इस समुच्चय का एक अवयव कौन है? 0 है। तो जब एक अवयव होगा तो उसको एकल समुच्चय बोलेंगे। अभी शुरुआत में ही बताए हैं कि एकल समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो यह 0 लिखा हो, मजली ब्रैकेट में बंद हो, तो वह आपका एकल सेट होता है, यानी ठीक है, सिंगल्टन सेट, एकल समुच्चय।
तो देखिए फाई और इसमें अंतर है, आप फाई और इस जीरो को इस प्रकार से लिखें, इसमें अंतर है। क्या अंतर है उसको जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए फाई और इस, अच्छा एक चीज और देखिए, फाई ऐसे लिखा हो, सिंगल केवल फाई लिखा हो, लेकिन उसी फाई को अगर हम मझले ब्रैकेट में दोनों तरफ से बंद कर दें तो इसके भेद को भी समझ लेना बहुत ही जरूरी होता है। इन दोनों में अंतर है, वो अंतर को समझना बड़ी जरूरी चीज है। तो अंतर क्या है, देखिए क्योंकि फाई एक रिक्त समुच्चय है, ये आपका एक रिक्त समुच्चय है, फाई जो है, फाई आपका रिक्त समुच्चय है, लेकिन जबकि ये जो फाई लिखा हुआ है दोनों ब्रैकेट में बंद है, वह एकल समुच्चय है, सिंगल्टन सेट है। ठीक, यह क्या है, एकल समुच्चय है। तो ये हो गया रिक्त समुच्चय के बारे में, एकल समुच्चय के बारे में, रिक्त समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं उसके चिन्हों के बारे में, जीरो को कैसे लिखेंगे तो वो एकल सेट होगा, फाई को कैसे लिखेंगे तो वो एकल सेट होगा। तो हमने इस चीज़ को बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट जो है मेरा परिमित और अपरिमित समुच्चय। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा होगा परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो परिमित समुच्चय क्या होता है उसको देखते हैं, फाइनाइट सेट को देखेंगे और जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं परिमित समुच्चय की, इसकी बात करते हैं। अगला टॉपिक दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अब देखिए जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है परिमित और एक होता है अपरिमित। तो मैं परिमित लिखा हूं जिसको इंग्लिश में फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है साथियों, अगर मैं आपको बता दूं तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है यानी सीमित होती है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उस समुच्चय को क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखिए ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, सीमित हो, क्या हो, सीमित हो, उसे क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। चलिए ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। थोड़ा एग्जांपल देखिएगा, उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, एक समुच्चय ए है, इसमें लिखा है 1 2 3 4 5। ठीक, एक बी है, इसको लिखा 2 4 6 8 10। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल जो हमने लिखा है वो आपके परिमित समुच्चय के एग्जाम्पल हैं। कैसे, देखिए ये एक सेट ए जो है इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5, 5 अवयव हैं। यानी कि अगर यहाँ देखें तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई, अवयवों की संख्या आपकी 5 हो गई। ठीक है, और इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, इसमें आपके अवयवों की संख्या कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, यानी हम गिन सकते हैं, सीमित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं अपरिमित समुच्चय का। तुरंत ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब बात करते हैं हम अपरिमित समुच्चय का। तो इसको कर देते हैं इरेज, ज़्यादा कुछ हम परिवर्तन इसमें करेंगे नहीं, इसको मिटा देते हैं। और देखिए अब हम ज़्यादा परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ लिख देते हैं इनफाइनाइट, यहाँ IN लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं अ। तो हो गया अपरिमित समुच्चय। ठीक है, क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। इसको पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट इंग्लिश में। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, असीमित हो, इसमें अवयवों की संख्या सीमित न हो, सीमित नहीं हो,
यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनगिनत हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सीमित ना हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अपरिमित समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल, मान लो एक सेट ए है, एक सेट ए है, इसके अवयव हमने लिखे 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख दिया डॉट डॉट डॉट। तो पता नहीं कहाँ तक लिख रहे हैं भाई, हमको पता ही नहीं है, हम बस 6 तक लिखे फिर डॉट डॉट कर दिए, यानी पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, काउंट नहीं कर सकते। तो यह असीमित है ना, सीमित नहीं है, कहीं जाके रुक नहीं न रहा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा मान लीजिए एक बी है, लिख दिया 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे डॉट 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 डॉट, यानी कि ये भी आपका पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो इस तरह के समुच्चय को क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं समान समुच्चय की बात करेंगे। चलिए, हो गया होगा। अगला बात करते हैं समान समुच्चय का। अब दो समुच्चय समान समुच्चय कब कहलाएंगे, उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दो समुच्चय समान समुच्चय कब कहलाएंगे उसको जान लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट अगर आप बात करें तीसरे पॉइंट का, तो समान समुच्चय, समान समुच्चय, समुच्चय यह आपका हो गया समान समुच्चय। समान समुच्चय की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं इक्वल सेट। क्या लिख देते हैं? इक्वल, इक्वल सेट हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट कहेंगे किसे? देखिए आराम से समझिएगा। यदि ए और बी दो समुच्चय हों, यदि ए और बी दो समुच्चय हों और ए का हर एक एलिमेंट समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी का हर एक एलिमेंट समुच्चय ए में हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? इस प्रकार के समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समझिए क्या लिखा, लिखता हूं यहां पर एग्जाम्पल आप समझने का, वो डेफिनेशन। यदि ए तथा बी, ए तथा बी ऐसे लिखिए, ए तथा बी, बी समान समुच्चय, समान समुच्चय होंगे, होंगे कब होंगे? कब होंगे? यदि, देखिएगा, यदि समुच्चय ए का, समुच्चय ए का प्रत्येक, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव समुच्चय, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में, बी में तथा, तथा, तथा क्या बोल रहा हूं? तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, अवयव समुच्चय ए में हो, ए में हो, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे? समान समुच्चय। क्या लिख दिए? देखिए समान समुच्चय इक्वल सेट किसको कहेंगे? तो ए तथा बी समान समुच्चय होंगे, यानी ए तथा बी समान समुच्चय कहलाएंगे कब? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो। अगर ऐसा होता है तो इसको क्या कहेंगे? समान समुच्चय। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए एक सेट ए है, हमने लिखा ए बी सी डी, दूसरा एक समुच्चय बी लिख रहा हूं, लिख दिया सी डी ए बी। तो ये दोनों ही सेट इक्वल सेट है कि नहीं, इस बात को हम जानते हैं। देखिए ए, ये जो दोनों सेट है ना, वो दोनों ही इक्वल सेट है, यानी ए बराबर बी है। कैसे है? ये दोनों ही समान सेट हैं। देखो ए का अवयव क्या है? ए बी सी डी। क्या ए बी सी डी बी वाले में भी है? क्रम नहीं देखते हैं, क्रम ऐसा नहीं है कि सर यहाँ सी पहले नहीं लिखा है, तो ये जरूरी नहीं है, आप क्रम की बात नहीं करेंगे। यहाँ ए बी सी डी है तो यहाँ पर भी देखिए ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, यानी इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारा समान समुच्चय कहलाता है। क्रम को नहीं देखेंगे, बस एलिमेंट देखेंगे इसमें है कि नहीं है। देखो ए बी सी डी इसमें भी है, ए बी सी डी इसमें भी है, तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? समान समुच्चय। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे। आपकी एक्सरसाइज जो है 1.2 वो क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो इसको कर देते हैं इरेज आउट। तो हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इसके प्रकार को समझ लिया। जितना हमको एक्सरसाइज 1.1 में ज़रूरत थी सिर्फ उतनी ही बातों को हमने जाना है। आगे की एक्सरसाइज जब हम लोग करेंगे तो उसको फिर से समझेंगे। देखिए बुक आप लेकर के बैठे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनसीईआरटी की बुक है, न्यू पैटर्न की बुक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन से हैं इस चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है हमारा पहला है। क्या क्वेश्चन नंबर पहला बोल क्या रहा है इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, आपको ये बताना है। यानी निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, आपको ये चीज़ बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको करते हैं। देखिए रिक्त समुच्चय हमने बता दिया है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय बोला जाता है। तो क्या होगा रिक्त समुच्चय, देखिए पहला क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से प्राप्त विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये बताइए क्या कोई विषम संख्या, बात को समझिएगा, क्या कोई विषम संख्या 2 से विभाजित होती है? नहीं होती है। कोई भी विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो कोई भी, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं ये आपका रिक्त समुच्चय है। ये आपका कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। पहला नंबर ये आपका रिक्त समुच्चय है। क्यों रिक्त समुच्चय है? क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसी संख्या नहीं है जो विषम हो और वो 2 से विभाजित होता हो, ऐसा नहीं है। तो ये आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक, दूसरा कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। आपको असल में ना ये आपसे क्या बोल रहा है, रिक्त समुच्चय ही बोल रहा है कि रिक्त समुच्चय कौन कौन है आपको ये बताना है। रिक्त समुच्चय कौन कौन है आपको सिर्फ ये बताना है। ठीक है, तो पहला वाला रिक्त समुच्चय है। दूसरा कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि एक 2 होता है। देखिए क्योंकि 2 आपको ऐसे देखिए, 2 आपका एक 2 सम अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो 2 अभाज्य संख्या है तो सम है, तो एक अवयव मिल जा रहा है, यानी एक एकल समुच्चय है। क्या है? एकल समुच्चय। यह एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय, यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं है। तो ये लिख देंगे नहीं, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या है? ये एकल समुच्चय है। ठीक, तीसरा देखिए x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x की वैल्यू 5 से छोटी और साथ ही साथ x की वैल्यू 7 से बड़ी। क्या ये बताइए, यहाँ बोल रहा है कि x का मान 5 से कम होना चाहिए और यहाँ बोल रहा है x का मान 7 से बड़ा होना चाहिए। तो जब 5 से कम होगा तो 7 से बड़ा कैसे होगा? अगर 7 से बड़ा होगा x का मान तो 5 से छोटा कैसे होगा? बताइए, x का मान 5 से अगर छोटा होगा तो वो 7 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। ये कैसा समुच्चय? रिक्त समुच्चय है। यह आपका रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अच्छा चौथे की बात करें। चौथा नंबर क्वेश्चन है x सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या कह रहा है? किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ये बताइए कभी 2 समांतर रेखाएं किसी भी पॉइंट पे मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। जब 2 समांतर रेखाएं कहीं कभी नहीं मिलती हैं तो उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ से प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। तो भाई 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? कह रहा है कि किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। नहीं, तो ये आपका रिक्त समुच्चय होगा। ये कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय। तो इस प्रकार से पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको इरेज करके दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा है दोस्तों। हमने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया है। पहला क्वेश्चन जो था रिक्त समुच्चय कौन कौन सा जो है रिक्त समुच्चय होगा उसको हमने बता दिया। अब आगे है दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमित समुच्चय है और कौन कौन अपरिमित समुच्चय है। तो कौन परिमित समुच्चय होगा, कौन अपरिमित समुच्चय होगा? तो परिमित समुच्चय हमने बताया है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या
सीमित होती है उसको हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं, और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन का। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो बताइए वर्ष का जो महीना होता है दोस्तों, इसमें कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 महीना एक सीमित है, नियत है। आप 12 महीना जानते हैं, यानी कि 12 काउंटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका ये परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। तो ये आपका है परिमित समुच्चय। ठीक है, ये हो गया परिमित समुच्चय। ठीक, दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा 1 2 3 है। 1 2 3 के बाद डॉट डॉट है, पता नहीं कहाँ तक है। ये अनंत तक भी हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है? अनंत तक हो सकता है। यानी ये क्या हो जाएगा आपका? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। तो ये हो गया आपका अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अच्छा, मैं तीसरे की बात करूं तो 1 से लेकर 100 तक है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये सीमित है, तो सीमित होगा तो परिमित होगा। परिमित समुच्चय ये है। ये भी क्या है? परिमित समुच्चय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगले की बात करें तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए 100 से बड़ा धन पूर्णांक क्या होगा? मान लीजिए 101 होगा, 102 होगा, फिर ऐसे कहाँ तक जाएगा पता नहीं। 101, 102, 103 कहाँ तक जाएगा पता नहीं। तो ये आपका कैसा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट सेट होगा समुच्चय। अपरिमित समुच्चय होगा ये। ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से, देखिए 99 से छोटा बोल रहा है ना, तो 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 97 तक। तो ये भी हमारा सीमित है। तो सीमित है तो क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। यह आपका हो गया परिमित समुच्चय। यह आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी साथियों क्या है, आपको परिमित और अपरिमित ही बताना है। अगर आप किताब लेकर के बैठे हैं तो चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, आपने कर लिया होगा। तीसरे क्वेश्चन की भी हम बात करते हैं यहीं पर। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, इसमें भी आपको यही बताना है कि परिमित और अपरिमित के बारे में ही बताना है। ठीक है, तो ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3rd क्या बोल रहा है उसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन है यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यानी क्या बोला है? यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना। यक्ष अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? थोड़ा समझिएगा। ये आपका एक चतुर्थांश है। ठीक, यह एक क्या है? एक चतुर्थांश है। ये आपका यक्ष अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो यक्ष अक्ष के समांतर का मतलब ऐसे ही इधर से, तो ऊपर भी बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं यक्ष अक्ष के समांतर, नीचे भी बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस प्रकार से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं यक्ष अक्ष के समांतर। तो जब यक्ष अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं तो ये कैसा हो जाएगा? ये अपरिमित समुच्चय होगा। यानी अपरिमित होगा कि नहीं होगा? तो इसको कहेंगे अपरिमित। अपरिमित, यह आपका अपरिमित हो जाएगा। दिख रहा है ना क्यों अपरिमित होगा? क्योंकि यक्ष अक्ष यही है, इसके समांतर आपका बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसे ही वाई अक्ष का भी पूछता तो वाई अक्ष वाला भी क्या होता? अपरिमित होता। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे मेरे आएगा नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। देखिए अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय ये कैसा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं ना, तो ये निश्चित है, सीमित है, 26 अक्षर होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये परिमित समुच्चय। तो इसको बोलेंगे परिमित समुच्चय। ये आपका हो गया परिमित समुच्चय। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की, इसी में मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ।
थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो देखिए उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, 5 के गुणज हैं। ये बताइए जो 5 के गुणज हैं, इसका मतलब ये है, थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 के गुणज का मतलब 5, 10, 15, 20, ऐसे पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इस पता नहीं कहाँ तक जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित। तो ये आपका अपरिमित समुच्चय है दोस्तों। ठीक है, तीसरा वाला। आते हैं चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर क्या बोल रहा है इसमें का, बोल रहा है उन संख्याओं का पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय ये आपका क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। ये आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं उनका रिकॉर्ड होता है, परिमित समुच्चय। ठीक है, पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उनका रिकॉर्ड होता है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग तो ये कहेंगे सर हम तो सभी जानवरों का नाम नहीं जानते हैं, तो अपरिमित समुच्चय हो सकता है। ठीक है भाई, नहीं सभी का नाम जानते हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने यहाँ जनसंख्या काउंट की जाती है तो क्या सभी का नाम जानते हो, नहीं जानते हो ना। तो वही चीज़ है, सभी जानवर जो अपने धरती पर हैं तो वो अस्तित्व में हैं। जैसे इंडिया में जितने भी लोग हैं उनकी काउंटिंग होती है, जनगणना होती है, तो आप सभी व्यक्ति को थोड़ी ना जानते हैं, लेकिन फिर भी बताते हैं कि भाई हमारे इंडिया में इतनी जनसंख्या है। तो वैसे ही आप इसमें पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को हम क्या कर सकते हैं, परिमित समुच्चय कर सकते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, चलिए अगला है 5वां नंबर। कह रहा है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो बोला है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखिए इसकी बात करते हैं। कह रहा मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो अगर मान लीजिए एक आपका मूल बिंदु है, यहाँ ऐसे एक्सिस बना दिए, ये आपका मूल बिंदु है, तो इससे कई सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। मान लीजिए एक ऐसे खींचा गया, फिर ऐसे खींचा गया, सेंटर वही हो, त्रिज्याएं बदल सकते हैं, यानी कि आप हर एक वृत्त का त्रिज्या बदल करके केंद्र एक ही लेकर के कई सारे वृत्त खींच सकते हैं। तो जब कई सारे वृत्त खींचे जाएंगे तो पता नहीं कितने खींचे जाएंगे। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा आपका, ये अपरिमित समुच्चय। तो 5वां नंबर अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं और इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। यानी इसमें कौन सा a बराबर b है और कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए क्वेश्चन पहला नंबर है चौथे का। एक समुच्चय a है जिसके अवयव हैं a b c d। दूसरा समुच्चय b है जिसके अवयव हैं d c b a। देखिए ये दोनों ही समान समुच्चय हैं, a बराबर b है, a बराबर b है। ऐसा क्यों है इसको समझते हैं। देखिए a का हर एक एलिमेंट b में है, a है इसमें भी, b है इसमें भी, c है इसमें भी, d है इसमें भी, और a का हर एक अवयव b में है और b का हर एक अवयव a में है। तो हमने परिभाषा ही लिखवाया है समान समुच्चय का कि अगर a का हर एक एलिमेंट b में हो और b का हर एक एलिमेंट a में हो तो वो दोनों क्या होंगे, समान समुच्चय। तो यहाँ a बराबर b हमको मिल रहा है, तो ये कैसा समुच्चय होगा, समान समुच्चय। समान समुच्चय यानी कि यह a बराबर b होगा, a बराबर b होगा। दूसरा a एक समुच्चय है जिसके अवयव है 4, 8, 16, 12।
दूसरा एक बी समुच्चय है जिसके अवयव हैं 8, 4, 16, 18। देखिए इसमें ए का कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है, तो अगर देखो तो 12 नहीं है इसमें, और इसका 18 इसमें नहीं है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो अवयव ए में है वही बी में है, ऐसा नहीं है। देखो ए में आपका 12 भी है लेकिन इसमें नहीं है, बी में आपका क्या 18 भी है लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर नहीं है। ठीक, दूसरा है तीसरा, एक अवयव एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10, और अगला है समुच्चय बी है यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक है और यक्स की वैल्यू 10 से बराबर या 10 से कम है। तो थोड़ा इसको हम लोग अगर रोस्टर रूप में लिख दें तो रोस्टर रूप में ये बी क्या होगा, देखिए यक्स की वैल्यू 10 से कम या 10 के बराबर होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए, समधन पूर्णांक है। तो 2, 4, 6, 8, 10 यही ना लिखेंगे। तो देखो जो समुच्चय ए का अवयव है वही समुच्चय बी का अवयव है, और जो समुच्चय बी का अवयव है वही समुच्चय ए का अवयव है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका ए बराबर बी हो गया, यानी ये समान समुच्चय है। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, समान समुच्चय। चौथा है यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का गुणज है। अगर 10 का गुणज है तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10, 20, 30, 40, लेकिन पता नहीं कहाँ तक है, ये बोला ही नहीं हमसे। अच्छा, और बी क्या है, देखिए बी है 10, 15, तो इसमें क्या है केवल 10 के गुणज हैं, और इसमें 10 भी है, 15 भी है, 5 के भी गुणज है। देखिए 10, 15, 3 से भी ये कटेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 10, 20, 30, 40 है, इसमें 15 आया है, 15 इसमें है ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 2 क्वेश्चन और रह गया है, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट तुरंत, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है आपके सामने। बोल रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण भी बताइए। समान है तो कारण भी बताना है, क्यों समान है। पहला क्वेश्चन है ए है समुच्चय ए जिसके अवयव हैं 2, 3। दूसरा समुच्चय है यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो सबसे पहले तो इसको हम एक हल बनाते हैं। जो आपका बी है, ये दूसरा नंबर, पहला नंबर बी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जब आप हल करेंगे तो इसको हल करने पर -2 और -3 आएगा। क्या ये दोनों ही बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। अगर ये दोनों नहीं बराबर हैं तो आप यहाँ इसका आंसर देंगे कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि अवयव समान नहीं है। इसका अवयव 2 और 3 प्लस में आया हुआ है और ये दोनों क्या है, माइनस में आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका है दूसरा ए एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो सबसे पहले अगर इसका हम जो है समुच्चय रूप लिखें तो क्या हो जाएगा, FOLW, और बी क्या है आपका वाई सच दैट वाई सच शब्द जो है वुल्फ का एक अक्षर है, तो इसका लिखेंगे तो WOLF। तो ये दोनों जो अवयव इसमें है वही इसमें भी हैं, यानी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से कहेंगे ए बराबर बी, तो ये आपका हो जाएगा ए बराबर बी, क्योंकि अवयव समान है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट होता है। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उस पर चलेंगे। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन करें। कौन कौन सा इसमें समुच्चय ऐसा है जो एक दूसरे के समान है। ठीक है, तो जिसके अवयव दोनों में मिलते जुलते रहेंगे वो क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। तो आपका ABCDEFGH तक समुच्चय दिया हुआ है। कौन कौन से समान है आपको इसमें लिखना है। देखिए अगर समान की हम लोग बात करें तो एक तो बी को पकड़ लीजिए, एक डी को पकड़ लीजिए। यहाँ लिखेंगे बी बराबर डी, बी बराबर डी। ये दोनों क्या है, समान समुच्चय। क्यों, क्योंकि इनके जो अवयव है ना 1, 2, 3 और 4 हैं। देखो इनके अवयव क्या है, 1, 2, 3 और 4 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समान समुच्चय। तो पहला नंबर आपका ये आंसर हो गया। दूसरा और कौन समान हो सकता है, तो आप जी को देखिए और ई को देखिए। तो जी बराबर ई है, क्योंकि जी में 1 और -1 है और ई में भी -1 और 1 है, यानी कि बी और डी के बराबर है, जी ई के बराबर है। तो ये पूछा था हमसे कि समान समुच्चय, क्योंकि इसके अवयव क्या है, समान है।
तो इस प्रकार से ये जो है क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.2 दोस्तों एनसीईआरटी के बुक से जो नए पैटर्न की है उसको आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.3 की तरफ चलेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो उससे हमारा भी जो होगा हौसला बढ़ेगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम फिर वीडियो आपको अच्छी वीडियो बना करके दें। तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, आप लोगों से अनुरोध है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।